अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। रियासी इदारों के दरमियान कशमकश के नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। कल पार्लियामेंट से करारदाद पास की गई है जिसमें अदलिया की जानिब से मुकन्नना में मुदाखलत को मुस्तरद किया गया है। ये कहा गया है कि इलेक्शन के हवाले से ये ऐवान 4-3 फैसले की तायद करती है। इसके साथ साथ कल पेश होने वाले अदलिया इस्लाहात बिल को आज कौमी असम्बली ने पास कर लिया है, जिसके तहत बेंच की तश्कील और अज खुद नोटिस लेने के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। इस दौरान अदलिया के किरदार पर ऐवान में खुलकर तनकीद की जा रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। 1-2 दिन में फैसला भी मुतवक्के है। किसी भी मुमकिना फैसले से पहले हुकूमत पेशबंदी में मसरूफ है। इसके अलावा सियासी तकसीम पहले से ही शिद्दत पसंदी की जाने बढ़ रही है। क्या हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं? इस मौजू पर आज हमने बात करनी है। पहले आपको दिखाते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ है, जिसकी गुफ्तगू की गई है और जहां पर माहौल चला गया है, वहां से अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला जा रहे हैं। राना तनवीर साहब ने क्या बात की, पहले आपको सुनवाते हैं। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहां तुमने दरवाजा तोड़ा। तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट एक्सीडेंट के बेटे हो। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान। वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाजी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा, लेकिन ये उनके लफ्ज थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या बात की, अब जरा ये भी सुन लें। एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगा जनाब वाला, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो कानून जो है उसमें नजरसानी नहीं की जा सकती? उसमें भी नजरसानी होनी चाहिए। क्या 209 उसमें भी नजरसानी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि तौहीन अदालत में जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो है कुल्हाड़ी चढ़ाई जाती है और जिस तरह एक सिटिंग वजीर आजम को, जो एक इलेक्टेड हाउस का जो है नुमाइंदा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसकी बुनियादी हकूक से जो है महरूम कर दिया गया। ये तो अब 2 बयानात पार्लियामान के अंदर जो तकरीरें हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती ये है कि अगर आप साथ हैं तो सब जायज़ है, अगर आप साथ नहीं हैं तो सब नाजायज़ है। यही हमारी सियासी जमातों का कल्चर है, यही सारा हमारे इर्द गिर्द माहौल हमें दिखाई देता है। लेकिन जब गिलानी साहब नाअहल हुए थे उस वक्त जो है वो क्या मौक़िफ़ था, ज़रा ये सुनिए। एनआरओ ज़दा शख्स को प्रोटेक्ट ना करते तो आज ये दिन पाकिस्तान को ना देखने पड़ते। लिहाजा मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। ये फैसला जो है ये कानून और आइन की हुक्मरानी को दोबारा कर। आपने देखा नहीं कि हम पिटिशनर थे। PMLN ने अपील फाइल की थी स्पीकर साहिबा के फैसले के खिलाफ। PMLN और ख्वाजा आसिफ PMLN की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, लिहाजा ये हमारी अपील के ऊपर फैसला हुआ है PMLN की। लेकिन आज जो है वो ये कहा जा रहा है कि गिलानी साहब के साथ ज्यादती हुई थी। सियासी तारीख के अंदर ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि जिनको आपको दोबारा फेस करना पड़ जाए। और आज भी हमारी सियासत में जितने फैसले हो रहे हैं, जितनी बातें हो रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हालात के तनाजुर में हो रही हैं। मुस्तकबिल की पेशबंदी कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में जब इत्तेफाक होता है, खान साहब भी कहते थे परवेज़ इलाही साहब को कि वो सबसे बड़े पंजाब के डाकू हैं, बाद में उन्होंने उनको ऑन बोर्ड ले लिया। तो हमारी पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामलात और मफादात के गिर्द घूमती है। आज बिलावल साहब ने भी जो है वो असम्बली में बात की है। उन्होंने क्या कहा, राना सनाउल्लाह साहब के बयान पर ज़रा आपको वो सुनवा। एक वजीर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में, या हम होंगे या वो होंगे ऑपोजिशन के बारे में। और अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, हमारा पार्टिसनशिप इस हद तक पहुंच चुका है। इसलिए आखिरकार जब ये लड़ाई ख़त्म है तो हमें फिर आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। ऐवान में एक गर्म माहौल है वर्सेस अदलिया, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का माहौल बना हुआ है। देखना यह है कि इससे नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि हमारे तमाम इदारों के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं ज़रा आपसे थोड़ा ब्रीफ क्वेश्चंस करूंगा और ब्रीफ आंसर्स अगर मिल जाए, बिकॉज सवालात ज़रा ज़्यादा हैं। ये जो अदलिया इस्लाहात का इस वक्त माहौल बना हुआ है, आपके ख्याल में इसकी टाइमिंग दुरुस्त है? तो टाइमिंग इसकी कोई नहीं होती, इसकी ज़रूरत है। और जो ये भी बिल आया है, इस पर कोई तनकीद करके दिखा दे, तनकीद हो ही नहीं सकती। ये वो चीज़ें जो अदलिया खुद चाहती है, ये वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है। इससे सुप्रीम कोर्ट की साख बढ़ेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। सर, जिस तरह बिलावल साहब ने जजेस को फ़िरौन तक करार दे दिया और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने मुखातिब किया अदलिया को, फिर वन टाइम इजाज़त भी दे दी गई पुराने फ़ैसलों पर एक दफ़ा में कि जी आप अपील में जा सकते हैं इस मामले पे। ये जो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, इसमें आपको लगता नहीं है कि ये बेशक कानून बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी हो रहा है, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह? नहीं, वर्सेस नहीं है। पार्लियामान डिबेट की जगह है, वहाँ पर हर बात की जा सकती है और उसे इम्यूनिटी होती है। आपको इम्यूनिटी हासिल होती है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो यकीनन ये बात की ज़रूरत थी कि जो कुछ आपके जहन में है, जो आपके तजर्बात हैं, उनसे जो तलखी आई है, उसको बयान कर दिया जाए, ताकि कम से कम ये जो एक कन्फ्रंटेशनल माहौल पैदा हो रहा है ख़त्म हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इस बिल से जो अभी आया है, मैं काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, बहुत से बिल देखे हैं, लेकिन मेरा ख्याल जितना ऑब्जेक्टिव बिल ये है शायद ही कोई आया हो। मियाँ साहब और दीगर नून लीग के जो रहनुमा हैं, इस कानून से फ़ायदा उठाकर अपील करेंगे? ये उनका फैसला है, जो भी अपील करना चाहे। ये जो कमेटी ने शायद पास किया था, उसके अंदर ये शक नहीं थी, जहाँ तक मुझे इल्म है, कि वन टाइम वाली ये पिछले जो बातें हैं उसकी अपील हो सके। ये मोहसिन दावड़ साहब ने रेज़ किया आज पार्लियामेंट में, और मुझे भी अपील किया, सबको अपील किया, और फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने, दीगर लोगों ने सपोर्ट किया, और ये उसका हिस्सा बना है। आपके ख्याल में दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप जो इस तरह सो मोटो मामलात पे है, सो मोटो जब भी मामलात लिए गए, अपील का हक ही नहीं, तो कौन सा इंसाफ हुआ? इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि अपील का हक आपको हासिल पहले तो वो तमाम जुडिशल सिस्टम को बाईपास करके होता है सो मोटो, उसके बाद आपके पास अपील भी ना हो तो वो आप बिल्कुल ही अगर इंसाफ की नफी कर दें तो इसलिए ज़रूरी था। लेकिन आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मियाँ साहब को रिलीफ दिलवा सकें। फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। मियाँ साहब के साथ जो फैसला हुआ, मुझे कोई शख्स, कोई जज, कोई वकील उस फैसले की तायद करके दिखा दे, नफ़ी ही नफ़ी होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको हक हासिल है। जिसके खिलाफ भी या जिसके भी हक में सो मोटो का फैसला आया है, वो अपील कर सकता है। सर, अब जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिचुएशन है, जो समाज जारी है, अगर सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने वाले फैसले को मेंटेन करा लेती है, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए? ये उनका और इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उनके दरमियान है। दो आईनी इदारे हैं, वो फैसला करेंगे कि क्या डेट इसमें प्रिवेल करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दे दी है 8 अक्टूबर की। उन्होंने जजमेंट भी, अपनी एक फैसला भी जारी किया है। ये अब आपने देखना है कि कैसे इसको। लेकिन जो डेट अब इलेक्शन कमीशन ने दे दी, उसमें तो पार्लियामान और हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। नहीं, साथ खड़े होने की बात नहीं है। उन्होंने बताया है कि ये मामलात हैं सिक्योरिटी की और फाइनेंशियल, जिनकी बुनियाद पर हमें वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो इलेक्शन जिसे हम करा सकें। तो हम ये समझते हैं कि अक्टूबर 8 तक ले जाएं। ये एक आईनी इदारे का फैसला है। दूसरा आईनी इदारा इसकी तशरीह करने का हक रखता है या नहीं रखता, ये भी एक नया प्रेसिडेंट होगा। तो उसमें अब ये देखना है कि एक दूसरे के एहतराम कितना किया जाता है। हम इलेक्शन में इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आईनी तौर पर कौन प्रिवेल करता है, ये एक नई ग्राउंड ब्रेक होगी यहाँ पर। लेकिन अब हमारे सामने एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है ना, कि जहाँ पर तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमत ने या पार्लियामान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जिस तरह अदलिया ने इस मामले में मुदाखलत की है, इंतखाबी अमल वाले मामले में, तो ये तय हो गया है कि इस फैसले को जो है वो किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा, और चाहे फैसला कुछ भी आ जाए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत का तो रोल नहीं है। आप खुद भी इंतखाबात वक्त पे होने की हिमायत कर रहे थे। मैं आज भी कहता हूँ, देखें, आइन में एक शिक है 90 दिन 60 दिन के इंतखाबात। आइन में एक और शिक है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और उनकी जो ताकत है उसके बारे में।
तीसरी शिक है कि जो आईनी इदारे हैं, हुकूमत जो है वो पूरी मदद करेगी इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन करवाने में। तो अब इन तीनों के दरमियान आप तशरीह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो इदारे हैं दूसरे का एहतराम करेंगे, उनके फैसलों का एहतराम करेंगे, उनकी अहलियत या काबिलियत का या सलाहियत का एहतराम करेंगे। तो आपके ख्याल में अगर ये 8 अक्टूबर तक चला जाता है तो ये दुरुस्त होगा? जो फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला कर दिया है, मैं पसंद करूं या ना करूं, एक आईनी इदारे का फ़ैसला है। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए थे, जो अभी पंजाब गवर्नमेंट के बारे में फ़ैसला किया, उसको आप क्या समझते हैं? क्या वो मुदाखलत नहीं थी इलेक्शन कमीशन के मामलात में? क्या वो आइन की नफ़ी नहीं थी? मैं तनकीद ज़रूर कर सकता हूँ। 63A की तशरीह की बात करें जी, मैं तनकीद ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन आखिर एक जब फैसला आ गया उसका एहतराम आपको करना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन का फैसले का अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह होगा, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जी, अब ये बात है कि उसके बारे में इलेक्शन कमीशन क्या राय रखता है, क्योंकि दोनों आईनी इदारे हैं, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो ऑटोनमस बॉडी है, उसका भी कोई ये नहीं है कि वो बाउंड है कि, और आइन के मुताबिक उनकी एक शिक में उनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन फेयर करवाना, इलेक्शन करवाना, और ये मामलात थोड़े गहरे, इसीलिए मैं समझता हूं कि एक बड़ा बेंच अगर बनाया जाता। आप सर इस तरमीम के इसको जो कहते हैं कि आपने अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये 191 में आप क्या करेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से होगी? जी, अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती। आप आइन में सॉरी कानून में तब्दीली कर सकते हैं, आइन में नहीं। लेकिन उनके जो रूल्स हैं या प्रैक्टिस है या वो तो जजेस खुद अपनी तय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन सी प्रैक्टिस? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो प्रोसीजर है वो तो अपना खुद नहीं, बनाते हैं। लेकिन जब आप लेजिस्लेट कर रूल्स ऑफ देंगे, बिजनेस तो उनके अपने होते हैं। नहीं, जब आप लेजिस्लेट कर देंगे तो फिर उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप पार्लियामेंट जब लेजिस्लेट कर दे कि कमेटी बनेगी, 184(3) तो 191 का सहारा लेंगे ना। जी, जब आप लेजिस्लेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सो मोटो लॉ, जी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का जो लफ्ज यूज किया गया, तो आप लॉ का सहारा लेंगे। जी, लॉ का सहारा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही, प्रोसीजरल इशू है। हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत दिमाग इस्तेमाल करके जो है वो किसी ने ये क्लॉज नहीं इस्तेमाल की बात है। मैंने आपको कहा कि जितना वेल थॉट आउट और जितना ऑब्जेक्टिव कानून ये है, मैंने शायद इससे पहले ना देखा। क्योंकि 191 में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों का जिक्र है कि आप लॉ के जरिए लेजिस्लेटिव। सर मुझे ये बताइएगा, जो कुछ गुज़िश्ता रोज पार्लियामान में हुआ, मैं जरा सुनवाता हूँ आपको राना तनवीर साहब ने क्या कहा। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? होता जहां तुमने दरवाजा तोड़ा, तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये, तुम तो एक करप्ट एक्सीडेंट के बेटे हो। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान। वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाजी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा, लेकिन ये उनके लफ्ज थे। सर ये गुफ्तगू होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे इस बात की तायीद करने के काबिल नहीं हूँ, ना इसकी सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब यही बातें इन्हीं बेंचेस से होती थी तो उस वक़्त जो स्पीकर था वो कहाँ था? उस वक़्त हम जो आज मॉरल अथॉरिटी रखते हैं, जो जजमेंट्स करते हैं, वो कहाँ थे? सुन ले वो बातें भी सुन लें, बाप और उसका बाप और ये वो बातें सुन लें जो इमरान खान साहब ने गैर मौजूदगी में मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में जब एतमाद का वोट हुआ जो की थी। मैं बदला नहीं चाहता, लेकिन बदला तो सर हो रहा है पार्लियामान के अंदर, बदला तो भरपूर लिया जा रहा है, बल्कि 2 कदम आगे जाके लिया। किसी शख्स ने राना तनवीर साहब को यहाँ कोच करके नहीं भेजा कि ये बातें तुमने करनी है। जज्बात में आगे उन्होंने बातें कर दी हैं। राना साहब, मैं पहले भी कहा था, राजपूतों का अपना एक स्टाइल होता है, बट वहां तो टेबल बजती रही हैं, हंसते रहे सारे। नहीं, वो देखिए, जब ये बात होती है तो ऐसी बातें होती हैं वहाँ पर पार्लियामान में ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो राना साहब ने कहा है वो होना चाहिए या वो दुरुस्त है या ये अच्छी बात है। मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता। सर ये जो राना साहब ने भी बयान दिया है, क्या खान साहब के मामले में PMLN के अंदर ये सोच अब पुख्ता हो गई है कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे? नहीं, अब राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं। जी, मैं देखिए, मैंने राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि दोनों ही राना साहब हैं। जी, दोनों राना साहब हैं। जी, मैंने पहले कहा कि राजपूतों का अपना स्टाइल है बयान का, वो एक हुक्मरान कौम रही है। ठीक है, तो हुक्मरान तो अब्बासी भी रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बड़ी दूर रहे जी, यहाँ पर नहीं रहे। जी, लेकिन बड़े लंबे अरसे रहे हैं। जी जनाब, जी बहरहाल वो भी एक लंबी हिस्ट्री है। बहरहाल वो जो राना साहब ने कहा
जो बातचीत का मकसद होता है कुछ और होता है। वो ये कह रहे थे कि अगर कोई मुझसे ये करेगा तो फिर मैं भी ये करूँगा। मकसद ये था कहने का, ये नहीं था कि जी हमारा भी जंग है या दुश्मनी है और हमने ज़रूर पूरी करनी है। उन्होंने कहा जी अगर आप ये रवैया रखेंगे फिर मैं भी वही रवैया रखूँगा, नहीं तो फिर आप रहेंगी या मैं रहूँगा। इस लहजे में जो कम से कम मुझे समझ आई है, हाँ, राणा साहब ने बात की है। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ये कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वैसा करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि दुश्मनी वो तो सर चलेगी ऑपोजिशन में वो तो दुश्मनी। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग हुकूमत में आप तो बहुत कुछ कर सकते जी तो हुकूमत भी जो करती रही है, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये जब आप करते हैं तो लोगों के दिल में भरा होता है, जब उनको मौका मिलता है वो इजहार कर देते हैं। 3.5 साल जो पार्लियामान में हुआ है उसकी आप हालत देख लें, जो कुछ वहाँ पर स्पीकर ने किया है, वजीरों ने किया है, इमरान खान ने खुद किया है, और लोगों को आज नूर आलम साहब ने बातें की आपने सुनी होंगी। अब भाई साहब एक सच बात यह है कि जो पिछली हुकूमत थी वो भी कमज़ोर थी, उसके भी 2 मेंबर निकले तो गिर गई। कमज़ोर हुकूमत आज की भी है, लेकिन इस ताकत की वजह क्या है? क्यों सियासतदान ये सबक नहीं सीख रहे कि ये 2-4 लोग इधर उधर होते हैं, हुकूमत नीचे गिर जाती है, तो हमें अपनी डोमेन में अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। उस हद से आगे मैं सबकी बात करूं, जनरलाइज कर रहा हूं, मैं इस वक्त आपकी नहीं, पार्टी सही की बात या है, पीएम सही बात है। क्यों नहीं समझ पाते? ये लेसन हम क्यों नहीं लर्न कर रहे कि हम अपने मामलात या एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के हवाले कर देते और उसके बाद लड़ के जो है वो नहीं तो आज जब लड़ते हो जब गई। पार्लियामान ने अपने आप को असर्ट किया है तो हम उसकी भी तनकीद कर रहे हैं। पार्लियामान तो लेजिस्लेट ही करता है ना, नहीं, जज फैसले करते हैं। एक नुक्ता ये उठाया कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बहुत हो सकता है, ये बिल्कुल ये वक्त की जरूरत थी। 6 बार काउंसिल इसकी हिमायत कर चुकी है। देखें बात कि ये होना चाहिए जी, था, बिल्कुल। लेकिन वो होता है ना कि जी आज आपने मुझे कुछ कहा तो मैंने रात को आपके खिलाफ बयान जारी कर दिया। बेहतर होगा अगर मैं 10 दिन पहले आपके खिलाफ कोई बयान जारी करने की बात नहीं है। जो कुछ हुआ है सबने देखा है आपके सामने। जो मौजूदा केस में, जी मौजूदा केस में नहीं, जो पिछले चंद महीनों या चंद सालों में हो रहा है कि वही बेंच बनते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जज खत्म हो गए? वही बेंच बनते हैं, वही बेंच बनते हैं और उसी किस्म के, यानी जिस बेंच को देखकर वकील कह दे, और ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मुझे और आपको नहीं करनी चाहिए। एक साख होती है सुप्रीम कोर्ट, जी ठीक बात, एक इज्जत है, एक आईनी हैसियत है, ये बातें पब्लिक डोमेन में। लेकिन आज ये बातें खुलकर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जो दर्जा हरारत कम करने का इशारा दे रही है, तो ये दर्जा हरारत कम हो सकता है? नहीं, दर्जा हरारत ज़रूरत की, अगर ऑब्जेक्टिविटी होगी बात में तो कोई दर्जा हरारत में कमी नहीं आएगी। जब मकसद ये है, आज जो बिल आया है मुझ पर कोई शख्स तनकीद करके कह दे कि इसमें ये खराबी है, लेकिन सर मसला ये ना, कोई शख्स कह दो चीजें ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है थोड़ा आप लोग काम डाउन हो जाए, क्योंकि मैसेज मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा चला गया है, सबने देख लिया, हालात मुख्तलिफ नहीं होते तो जा फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि थोड़े काम डाउन हो जाए। वो नहीं, आइन और कानून की आप बालादस्ती देख लें। सुप्रीम कोर्ट नहीं है काम डाउन। 28 जुलाई 2017 के फैसले की तायद करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है वो, बताएं ना फिर। जजमेंट तो हिस्सा है, मैं तो फिर काम मैं फिर साकिब निसार साहब ने अभी 10 दिन पहले कहा कि खड़ा हुआ हूं एक लफ्ज पे अपने जो फैसला हुआ फिर मैं कहूँगा कि फिर काम डाउन कोई नहीं होगा अगर आप इस किस्म के फैसले करेंगे जिनकी ना आईनी हैसियत है ना कानूनी हैसियत है। अब भाई साहब आप तो खुद भी 99 के हालात को फेस कर चुके, बड़े मुश्किल सख्त हालात को फेस कर चुके जब मार्शल लॉ लगा था, या जो हालात होते, ये जो सियासतदान इस वक्त जिस तरफ जा रहे हैं टकराव की तरफ, तो क्या जमहूरियत को कोई खतरा है? बिल्कुल खतरा है। जब भी टकराव होगा, जब भी इंतशार होगा, जमहूरियत को खतरा होता है। और हमारी एक तारीख है, ये सब कुछ हुआ है आपके सामने। ये 58 में भी हुआ, ये फिर आपने ये कुछ 96 97 वाला माहौल दोबारा बन गया, 96 70 में देखा, 99 में देखा, वो शायद दिन भी पूरे हो गए, लिमिट पूरी हो गई 20 साल के बाद। लेकिन मुझे उम्मीद है, आज मैं यही कह रहा हूँ कि आज पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि अपनी सियासत को से नफरत को निकाले, दुश्मनी को ख़त्म करे, एक दूसरे की बेइज्जती करने को ख़त्म करे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने को ख़त्म करे। ये आज लीडरशिप का क्राइसिस है मुल्क के अंदर। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद, प्रोग्राम देख रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर बात करेंगे और लॉ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मार्च के फैसले पर अभी तक इबहम मौजूद है।
आज की समाअत में इस हवाले से होने वाली बहस ने मामले को मजीद उलझा दिया है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने कल के रिमार्क्स पर वजाहत दी है कि मैंने जो मुख्तसर और तफसीली फैसला दिया उस पर कायम हूँ। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसका है, ये अंदरूनी मामला है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस पर मुश्तमिल फैसला था। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि 4 जजेस ने PTI की दरख्वास्तें खारिज की। हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी किया, ये एक सवाल है। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बगैर कैसे अमल कर रहा है। 4 जजेस में से 2 मेरे भी सीनियर हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब देते हुए कहा कि चलें आपकी वजाहत आ गई, जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि मुझे अभी बात करनी है। इस सूरत हाल में फारूक नाइक ने इस्तदा की कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क्स पर फुल कोर्ट बनाई जाए। जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि फुल कोर्ट क्यों, वही 7 जजेस बेंच बैठना चाहिए। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि फुल कोर्ट वक्त की ज़रूरत है, पहले तय कर लें फैसला 4-3 का है या 3-2 का। सारी कौम इबाम में है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे दें। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति का कहना था कि अदालती ऑर्डर में लिखा है कि फैसला 3-2 का है। इस पर 5 जजों के दस्तखत हैं। कमीशन ने फैसले के पैरा 14 और इब्तिदा की सत्रों को पढ़कर उस पर अमल किया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मुख्तसर हुक्मनामा देखा था। सजील स्वाति ने जवाब दिया कि मुमकिन है कि हमारे समझने में गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 4-3 का है। सजील स्वाति ने जवाब दिया कि इसी बात को देखकर अदालती हुक्म पर अमल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि 1 मार्च के इख्तिलाफी नोट में कहीं नहीं लिखा कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है। यह अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तिलाफी नोट में वाज़े लिखा है कि जस्टिस याया आफरीदी और अतर मिनुल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो मामला हमारे चैम्बर्स में है उसे वहीं रहने दें। अटॉर्नी जनरल ने नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है। सजील स्वाति ने जवाब दिया कि 4-3 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली। इस पर और आज कौमी असम्बली से पास होने वाले अदलिया मुताल्लिक बिल के असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, फॉर्मर जज हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है वो मारूफ कानूनदान हैं और तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ है। तो मैं ज़रा आज अपने इन दोनों माहिर कानून जो हैं उनसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये इबाम मामूली इबाम नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा बहरान जन्म ले चुका है और ये कन्फ्यूजन जिस स्टेज पे जा चुकी है वो पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे सामने मजीद बढ़ा रही है। हसन पाशा साहब, आई स्टार्ट विद यू। ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये जो 1 मार्च का जो फैसला है इस पर अभी इबाम ख़त्म नहीं हुआ। हम आज भी आपने सुना कि मुख्तलिफ तशरीहात सामने आई हैं, 4-3, 3-2 ये बहस हो रही है। इसका कोई जस्टिफाइड क्लोजर होगा या ये इबाम बरकरार रहेगा? भाई साहब, मैं समझता हूँ कि एक ही सूरत है और वो है फुल बेंच। और फुल बेंच को उसकी तश्कील करके इस बात का तयन करना पड़ेगा कि ये 4-3 का है या 3-2 का है। और ये मेरा आज से स्टांस नहीं है, बल्कि ये 1 मार्च को भी यही बात मीडिया पे भी हमने की थी और अपनी प्रेस रिलीज़ भी जो जारी की थी उसमें भी यही कहा था कि अगर मिस्टर जस्टिस याया आफरीदी और अतर मिनुल्लाह साहब उन्होंने 23/2 को इख्तिलाफी नोट जो लिखा उसमें तीनों पिटिशन्स और सुओ मोटो को रिजेक्ट ना किया होता तो फिर ये जो 3-2 वाला था ये प्रिवेल करता। चूँकि वो रिजेक्ट कर चुके थे, एक वर्डिक्ट, जुडिशल वर्डिक्ट आ गया। जो भी हेयरिंग हुई, 1 दिन की हुई, 2 दिन की हुई, 1 घंटे की भी हुई, 1 मिनट की भी हुई, 2 फाजल जज साहबान इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तीनों डिसमिस हैं
और सुओ मोटो भी हम नहीं समझते कि ये 184(3) की कोई सूरत हाल बनती है, चूँकि मामलात हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। सो जब ये आ गया तो फिर उसको आप पूरी प्रोसीडिंग में से 23/2 की डेट को निकाल नहीं सकते। तो इन फील्ड ऑर्डर आपके ख्याल में 4-3 है? जी, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि 4-3 है, क्योंकि अमूमन जब इस स्टेज के ऊपर यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच बनता है और उसके सामने कोई मामला जाता है तो फिर रिव्यू में जाते हैं ना जी। फुल कोर्ट की डिमांड तो उस वक्त भी आपने जब की, जाहिर है एक सवाल ये भी उठ रहा था कि तो रिव्यू में इस फैसले के खिलाफ जाया जा सकता है, लेकिन अब जब अंदर से जजेस के जो डिटेल वर्डिक्ट आया जिसके अंदर चीज़ें सामने आ रही है तो उससे अब ये पता चल रहा है कि ये कन्फ्यूजन है कि फुल कोर्ट की डिमांड भी एक तरफ से हो रही है और दूसरी तरफ ये है कि जी सिर्फ इसका रिव्यू हो सकता है। बैरिस्टर गौहर साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन जो आप सुन रहे हैं? हसन रजा साहब कह रहे हैं उनका ये ख्याल है कि अब तो ये बड़ी वजाहत से एक चीज़ है कि जी फुल कोर्ट ही इस मसले को हल कर सकता है, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन अपनी जगह बरकरार रहेगी। मैं समझता हूँ बाजी साहब, ये बेसिकली ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आवाज़ें आ रही है। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है ये 3-2 का ही फैसला है। जज साहब की अपनी राय है, वो ये समझते हैं कि ये 3-4 से हमने डिसमिस की है, क्योंकि बाकी जज साहबान ने तो उस पर कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरी बात है कि इस वक्त उसका तस्करा करना भी मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर ज़रूरी था। एक पिटीशन नहीं आई है, अगर कि ये फैसला पहले आ चुका होता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और वो ऑर्डर पहले आ चुका होता 22 मार्च से पहले, फिर तो ये मुमकिन था कि इलेक्शन कमीशन ये कहता कि चूंकि ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी है लिहाजा हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते उस ऑर्डर के बेस पे और हम इसको हॉल्ट करते, फिर एक और सिचुएशन होती। तो आपके ख्याल में क्या 3-2 का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात तो आज जस्टिस मंदुखेल साहब ने भी की है और अगर ये तफसील से सामने आ जाए तो पता चल जाता था कि ये इबहम जो है वो ना रहता। देखिए, इस इबहम को खत्म करने के लिए फुल कोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ये मंदुखेल साहब जरूर ये कहते हैं कि हमने उनके साथ एग्री कर लिया था, पर बाकी जज साहबान कहते हैं ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो मौजूद है जिस पे दस्तखत हुए हैं उस पे रूटीन में नहीं लिखा जाता कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाय दिस, क्योंकि वो मेजॉरिटी था वैसे और उन्होंने किसी ने अपना ऑर्डर लिखा नहीं था, इसलिए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लेकिन जस्टिस मंदुखेल साहब ने तो कहा वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। नहीं, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो नहीं, कोर्ट का ऑर्डर वो देखे ना, वो एक रीजन है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की, इसलिए नहीं है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे लिखा नहीं गया, लेकिन जो मेजॉरिटी थी 5 मेंबर बेंच था, 5 मेंबर में 3 ने कहा इस पिटीशन इज अलाउड और डायरेक्शन दी और उन्होंने ऑर्डर कर लिया। अब जो बाकी 2 जज साहिबान ने उन्होंने ऑर्डर लिखा, अब 1 मार्च को ऑर्डर आ गया, बाकी फिर डिसीजन आ जाता है 23 मार्च को, 27 मार्च को, 27 मार्च तक जज साहब ने कोई उसने डिटेल रीजन नहीं दिए और वो अब इसके साथ एक नया सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, वो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया। अब जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो बिल्कुल कतई नजर इससे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिटीशन अलाउ की है या डिसमिस की है, एक न्यू सर्कमस्टांसेस है, एक नई पिटीशन आई है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू सारे जज साहबान का सिर्फ इतना ही अर्ज था। आज भी जज साहबान ने ये कहा है, मंदुखेल साहब ने भी बार बार कहा है कि आईन का तकाजा है इलेक्शन अगर होने हैं तो ना लेटर देन 90 डेज है, एक्सेप्ट उनका इख्तिलाफ अगर आया वो तो प्रिंसिपल स्टांस या लीगल पोजीशन तो तमाम लोग ले रहे हैं ना, जो नहीं कराना चाहते सियासतदान वो भी ये कह रहे हैं 90 डेज में होने चाहिए, मगर उसके साथ एक इफ और बट लग रहा है। इसी तरह अदालत ने इसको टेकअप भी कर लिया, अदालत ने इसको सुन भी लिया, इस पे फैसला भी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया और वापस अपना जवाब देने के बाद दोबारा एक पिटीशन गई जिसको सुनना शुरू कर दिया। तो अब बात यह है कि वो साइकिल घूम के फिर वहीं आकर खड़ा हो जाती है बात कि 90 डेज से इनकार कोई नहीं कर रहा। ये एकेडमिक डिस्कशन की तरफ लेके जा रहे हैं, एकेडमिक डिस्कशन लोग जो चाह रहे हैं उसको, जैसे फुल कोर्ट भी बैठे और वो ये फैसला करे वो 4-3 का था, फिर हासिल क्या है, एक फैसला डिसमिस हो गया और अगर पिटीशन अलाउ हो गई तो अलाउ हो गई। अब अगर उसके बाद एक सब्सीक्वेंट इवेंट आया, सदर ने अगर फैसला 4-3 का है तो फिर सदर का तो इख्तियार नहीं था ना कि वो डेट कैसे देते। मैं जरा पाशा साहब आपकी तरफ आता हूं कि ये जो अभी बात हम कर रहे हैं, अगर 4-3 का हतमी फैसला ठहरता है तो फिर तो ये इलेक्शन कमीशन की डेट्स देना, फिर ये पिटीशन, ये सब चीजें तो, और अभी जो ये पिटीशन हुई है ये भी फिर नहीं बनती क्योंकि कंटेम्प्ट ही नहीं बनी, क्योंकि 4 जजेस हैं वो नहीं है, 4 जजेस आपके ख्याल में इन्फ्रेक्चुअस हो गई है। अगर यानी ये आ जाती है बात कि 4-3 की रेशो बनती है तो फिर तो रिवर्स लग गया ना जी पूरा, फिर तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं, सर एक बात, सदर मुमलिकत भी डेट नहीं दे सकते। एक बात देखिए, लीगली स्पीकिंग क्या 2 जजेस ने 23/2 को तीनों पिटीशंस खारिज नहीं की है खारिज? आपने शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा है वो,
जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब खारिज की है ना, फिर देखें आपकी बड़ी नज़र है, तीनों को खारिज की है। फिर सुओ मोटो को भी उन्होंने कहा कि ये नहीं बनता, ये भी, इसको भी डिसमिस। अब वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं, वो कोई हाई कोर्ट के या सेशन जजेस नहीं थे। आप उनको क्यों एक्सक्लूड करते हैं? बाकी जो दो जज साहबान थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और तो वो जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, मैं अर्ज करता हूं, उसकी क्या हैसियत है? मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो जो दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे, उन्होंने रिक्यूज़ करने से पहले कोई अपनी फाइंडिंग नहीं दी कि जी कि ये तीनों मंजूर या तीनों रिजेक्ट। अगर वो रिक्यूज़ करने से पहले अपनी फाइंडिंग दे देते कि तीनों मंजूर हैं हमारे हिसाब से, तो फिर बात ये बनती कि फिर 5-4 का आ जाता, यानी 5 फिर इस तरफ हो जाते, 3 ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिनमें चीफ जस्टिस साहब भी हैं और 2 वो, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी इसकी अलाउ नहीं किया, और लेकिन जो दूसरी साइड पे 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उन्होंने डिसमिस किया, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है। अपनी नौयत का पहला केस है पाकिस्तान की तारीख। ये पनामा केस के देख लें, उसको भी जब 5-0 बनाया गया तो पहले वाले 2 जजेस को जो शामिल नहीं थे उनको किस तरह पहले फैसला कर दिया था कि जी ये इनको जो है वो फारिग कर दिया था मियां साहब को, लेकिन बाद 3 ने कहा जी आप ट्रायल कोर्ट भेजें इसको, प्रोसेस को अडॉप्ट करें। वो 5-0 का बनाई, सॉरी, तो 5-0 का कैसे बना? वो 2 शामिल किए गए ना। अगर वो ना हो, यानी आप ये कह रहे हैं जेआईटी बनाने वाले 3 जजेस अगर अलग कंसीडर किए जाते तो 5-0 ना होता, फिर वो 3-0 होता। ठीक, तो ये चीज जी गौर साहब, नहीं वो ऐसा नहीं था। बेसिकली जो पनामा का केस है उसके साथ ये कंफ्यूजन हो रही है। पनामा का 5 मेंबर बेंच बना था, 5 मेंबर बेंच ने जब फैसला दिया तो पहले जो डिसीजन आया वो 3-2 का था। 2 ने जज साहबान ने कहा कि हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, 3 ने कहा नहीं हम पहले जेआईटी बनाते हैं और उनका जवाब आ जाए उसके बाद देखते हैं। तो कोर्ट में प्रोसीडिंग में एक किस्म का एडजर्नमेंट आई है, वक्फा हुआ। उन्होंने कहा जी 6 वीक में आप ये सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट करके फिर रिपोर्ट आया, और फिर उस रिपोर्ट की लाइट में सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर हुआ, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसीडिंग थी। ये जो प्रोसीडिंग थी ये 9 मेंबर था, 9 से 7 पे आ गए और 7 से 5 पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक यही तरीक़ेकार रहा है कि अगर ज्यादा मेंबर बेंच कम हो जाए तो जितने कम हो गए वो कंटिन्यू करेंगे, अगर उसमें से नया जज बैठता है तो वो रीहेयरिंग तस्वर होता। अब जब 5 मेंबर बेंच पहले दिन से जिस दिन शुरू हो गया, देखो वो 2 जज साहबान जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, रिक्यूजल पे रीजंस नहीं देने पड़ते। जो जज साहिबान ने प्रीमेच्योर स्टेज पे अपना ऑर्डर लिख करके कहा फॉर व्हाटएवर रीजंस, अब ये कंट्रोवर्सी तो लोग सुप्रीम कोर्ट को लेके जाते हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी पब्लिक में डिबेट के लिए आ जाए कि जी जज साहिबान क्या कर रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो जज साहिबान ने नोट जो भी सब कुछ ही पब्लिक डोमेन में चला गया ना जी, सब कुछ ही हर चीज की डिबेट जिस मुल्क में थड़े में बैठकर फॉरेन पॉलिसी भी डिस्कस हो रही हो, तो अब तो यहाँ सब कुछ पब्लिक डोमेन में चला गया ना जी, कुछ भी। अब इसी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए बहसीयत इदारा हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल, वो जब 63A वाला केस था उस वक्त भी हमने कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब इसको फुल बेंच बनाएं। हमारी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया गया। अभी भी हमारा मुतालबा ये है, पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी है, माँ सिवाय पीटीआई के। ठीक है, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा, क्योंकि पीटीआई से ताल्लुक भी है गौर साहब का, तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप बात करते मुकम्मल कीजिएगा, मैं फिर आप ये कह रहे थे बेसिकली सिर्फ पीटीआई को एतराज़ है, बाकी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएं, फुल कोर्ट में फैसला हो जाए, और फुल कोर्ट में फैसला हो जाए। इस पे पीटीआई को एतराज़ नहीं करना चाहिए, और जो वो एतराज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये हमें यही जजेस मंजूर हैं, तो इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों। तो हमने तो एक अपना गैर जानबदार एक अपना रवैया रखते हुए हम ये कहते हैं कि हमने तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए भी अपना प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए कहा है। हम करना चाहते हैं सारी जमातें आएँ, सारी लीडरशिप बैठे
और एक फ़ैसला करें, नंबर 1 कि इलेक्शन कब और कैसे होने हैं, और दूसरा इस मुल्क की इकानमी को ठीक करने के लिए क्या चीज़ें हमने मुतय्यन करनी है। ठीक, बैरिस्टर गौर साहब, ये जो 184(3) पर फैसलों की अपील के लिए 30 दिन की वन टाइम इजाज़त दे दी गई है, जो इस्लाहाती बिल है, जिससे मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन साहब, गिलानी साहब और कई लोग इस अपील से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या इससे ये तस्वुर किया जाए कि वहाँ इख्तियारात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ, या ये तस्वुर किया जाएगा कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, चंद मखसूस लोगों के लिए ये कानून साजी हो रही है? मेरा ख्याल है इसमें तो जहांगीर तरीन साहब या नवाज शरीफ साहब फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि उनके केसेस तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन में आएंगे, और ये जो लॉ पास हुआ है वो ये विद इमीडिएट इफेक्ट होगा। फ्यूचर में अगर कोई इस किस्म का केस आता है वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, पर अभी फ्यूचर में देखना है कि क्या ये कानून स्टैंड करता भी है नहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली उसको आर्टिकल 184 को रखा है, और 184 को जब भी ये डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 184(3) से इनका मतलब है सोमोटो। ये सिर्फ सोमोटो के केस नहीं है, उसमें बड़े सारे लोग पिटीशन लेके आते हैं, जेन्युइन पिटीशन लेके आते हैं। अगर उस पिटीशन के लिए जो अगर आपके 184 की पिटीशन आ जाए तो फिर आप कहें कि पहले 3 जज साहिबान चैम्बर में बैठ के देखें कि क्या आपकी पिटीशन को हम, लेकिन आज जो तरमीम की गई है मुसव्वदे में और वन टाइम इजाजत दी गई है इस मामले में अपील की, हाँ, तो ये तो दी गई है प्रोवाइड किए कि जो भी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में आ रहा होता है, तो एक कंसिडरेशन तो थ्रू आउट रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ऐसे रीहेयरिंग का प्रोसेस करे। मेरा अगर जाती आपको बता दूं तो अपील कोई राइट रेमेडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनको चाहिए कि इसमें बेशक रूल्स में प्रोवाइड करे कि अगर कि वो रीहेयरिंग जज साहिबान एट द ऑप्शन ऑफ जो अफेक्टेड पार्टीज है उसके बेस पे करे, बजाय इसके कि आप उसमें अपील आउट राइट अपील प्रोवाइड करे। सुप्रीम कोर्ट विद इन द सुप्रीम कोर्ट आल्दो लॉ में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट करके ये प्रोवाइड करना है हाउ टू हैंडल इट, फिर आईन में तरमीम करनी होगी, फिर लॉ के थ्रू ये पहले जब इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पर 18वीं तरमीम के बाद भी एक एफर्ट की गई थी जजेस के मामले में, प्लस उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये काम हुआ था, तो आपको पता है एक अदालत की तरफ से फ़ौरन प्रेशर आ जाता है। क्या इस दफ़ा जो पार्लियामेंट करने जा रही है, जिस तरह अदालत सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दी थी जो ऐसा कानून हो जो मुतसादिम हो, और उसको इस दफ़ा क्या उतना आसान होगा अदालत के लिए, क्योंकि खुद अदालत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो सो मोटो का इख्तियार है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर दे रहा है, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर दे रहा है चीफ जस्टिस को। देखिए ये लोग सारे थ्रू ये जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही कंफ्यूज करने की, मैं इसलिए कह रहा था कि आर्टिकल 184 सिर्फ सोमोटो नहीं है। वो सोमोटो उस वक्त होता है जब चीफ जस्टिस कोई सब्जेक्ट मैटर पे ले ले, बाकी तो सारी पिटीशनें लोग आप फाइल करते हैं। जिस तरह आज की पिटीशन आई है वो तो पीटीआई ने फाइल की है, इस किस्म की पिटीशनें आ रही है। पहले भी कानून साजी जो है वो तो राइट है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट सोमोटो पे हो रही है ना, कि अगर एक मतलब सोमोटो लेके या बेंच की फॉर्मेशन जो है उस पर बात हो रही है, असल इशू तो वहां प्रॉब्लम आ रहा है। अब्बासी साहब मैं इसलिए आपको तशरीह करना चाह रहा था, इस वक्त जो कानून उन्होंने बनाया, अगर आप सोमोटो चीफ जस्टिस लेता है फिर भी 3 जज डिसाइड करेंगे, लेकिन लेट्स सपोज चीफ जस्टिस सोमोटो नहीं लेता और एक लिटिगेंट आकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है, वो भी पहले 3 जज साहिबान देखेंगे कि क्या वो फंडामेंटल राइट से मुताबिक है या नहीं है, और एंटरटेन करें, उसके बाद इसकी हियरिंग होगी। राइट, पॉइंट टेकन सर। लोगों का सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक ही लग रहा है, और कानून जो है वो इसके अंदर आप चीफ जस्टिस के, हमने माजी में तो देखा, ये सवाल मेरा आपसे भी है, माजी में देखा कि जब पार्लियामान कोई कानून साजी करके जजेस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो रिएक्शन आता है वहाँ से एक, तो इस दफ़ा क्या सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन में है कि उसी तरह का रिएक्शन जाए और स्ट्राइक डाउन हो जाए चीज़ें? मैं अर्ज़ करता हूँ कि नो डाउट कि अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, उसकी प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन इसमें आप देखें 184(3) इस तरह भी हमने देखे हैं कि रजिस्ट्रार ने एक नोट पुट अप किया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो है वो उस पर सुओ मोटो ले लिया। क्या अगर रजिस्ट्रार कॉम्पिटेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज जो सीनियर मोस्ट हैं वो अगर उस कमेटी में शामिल कर लिए जाएं तो ये 3 ब्रेन, टॉप मोस्ट ब्रेन आपस में मिल जाएंगे
और वो फिर ये फैसला करेंगे कि यस इस पे सुओ मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखें 184(3) की जो सर वी हैव टू क्लोज द शो। थैंक यू सो मच हसन रजा पाशा साहब, बैरिस्टर गौर खान साहब। नाज़रीन, ये कन्फ्यूजन, ये भाम दूर होना चाहिए, क्योंकि जिस फोरम पे पूरा पाकिस्तान रिलीफ लेने जाता है इस वक्त वहाँ पर कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। वो कन्फ्यूजन दूर होगी तो फिर उसके बाद सियासी मामलात आते हैं। इस वक्त तो कानूनी बहस इस मुल्क में जो है वो सर चढ़ के उसका जादू बोल रहा है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।